सब ओके है ना? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मुज़ाहिर अब्बास हियर, वेलकम टू योर क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में जो डीएनए सीक्वेंसिंग है उसको कंप्लीट किया। आपने देखा उसमें हमने दो कन्वेंशनल मेथड पढ़े, जिसमें आपने एक सैंगर सीक्वेंसिंग देखा और दूसरा आपने मैक्सम गिलबर्ट देखा। जो सैंगर सीक्वेंसिंग है उसको आपने डाइडिऑक्सी मेथड कहा था और जो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए जो मैक्सम गिलबर्ट है उसको आपने केमिकल मॉडिफिकेशन और क्लीवेज का नाम दिया था। बेटा आपके कुछ हम जो आज रिव्यू करने से पहले एक चीज़ ये, जो आपके बहुत से क्वेश्चंस थे जो कि आपने वहाँ पे लेक्चर्स में पूछे हुए थे, तो कुछ ऐसी जस्टिफिकेशन थी जो कि सिंपल एक दो स्टेटमेंट में बंदा नहीं दे सकता, तो उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो थी वो ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इस पर आ जाएं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम मदर। मैंने आपको बताया था कि कुछ जो डिजीज़ होती हैं मदर की वो सन में आती हैं और उनका जो जेनेटिक लेवल हमने देखा तो वो पता चला कि वो उनके इंटैक्ट जीनोम का हिस्सा नहीं है बल्कि वो माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि माइटोकॉन्ड्रिया मदर से उसके सन में कैसे आता है। बेटा आपने रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पढ़ी है, आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है। आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है कि एक एग और जो स्पर्म होता है आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो इस फ्यूजन से पहले या फर्टिलाइजेशन से पहले क्या है कि जो स्पर्म होता है उसकी सारी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनकी शेडिंग हो जाती है, वो आउटसाइड रह जाती हैं और सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है वो इंटर होता है। लेकिन अगर एक सेल की रिक्वायरमेंट देखें, आप जाइगोट है तो वो एक कंप्लीट सेल है। अगर एक सेल की कंप्लीट आप उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है कि सिर्फ जो न्यूक्लियस है वो तो मौजूद नहीं है, जो स्पर्म है उसने सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल उसको प्रोवाइड किए, तो बाकी जितने भी जो नया बनने वाला इंडिविजुअल होगा उसको जो पूरा सेल प्रोवाइड करना है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोवाइड करनी है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करना है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अब एग का जो होगा वो नेक्स्ट जो भी जनरेशन होगी उसमें आएगा। तो जो स्पर्म होता है उसने सिर्फ क्या चीज़ दी है, वहाँ पे सिर्फ अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड किए, तो बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एग ने प्रोवाइड करनी होती हैं। तो जो एग होता है वो कहाँ का डेरिवेटिव होता है? वो मदर का होता है। तो इसलिए जो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वही उसके सन में जाता है। कुछ डिजीजेज हैं ऐसी, कुछ सिंड्रोम हैं जो कि जब हमें सीक्वेंस किया गया हमें पता चला कि वो माइटोकॉन्ड्रियल जीएनए जो डीएनए है उसकी म्यूटेशन की वजह से है। तो एग्जांपल है आपके पास ली सिंड्रोम है, मेलास या मेलस उसे कहते हैं, और तीसरी चीज़ है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो जब इनकी इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया गया तो पता चला ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की म्यूटेशन की वजह से है और वो फिर मदर के माइटोकॉन्ड्रिया का डेरिवेटिव फिर उसकी इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया गया। तो ये था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कहाँ से आता है? वो मदर से आता है उसकी अपनी नस्ल में। दूसरा, आप एक क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे थे कुछ बच्चे प्राइमर के बारे में। बेटा जब मैंने आपको पीसीआर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने सिर्फ प्राइमर का नाम लिया था कि प्राइमर होगा, एक फॉरवर्ड प्राइमर है, एक रिवर्स प्राइमर है। क्यों कि जो डीएनए होता है उसके दो स्टैंड हैं, तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और दूसरा एंटी पैरेलल स्टैंड होगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होगी। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मतलब हीट सेंसिटिव होते हैं, तो क्या वो डिग्रेड होंगे नहीं होंगे? तो आज थोड़ा सा हम इस पे बहस कर लेते हैं। बेटा आपने जो पीसीआर पढ़ा है वो क्या चीज़ है? सबसे पहले आपके जो कोर्स का हिस्सा है या जो आपको चीज़ लाजमी आनी चाहिए वो चीज़ सुन लें कि पीसीआर में जो प्राइमर होते हैं वो डीएनए प्राइमर होते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे आरएनए प्राइमर नहीं होता। आप उसको मिक्स कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में या एक इन विवो रेप्लिकेशन जो होती है आप उसके साथ इस इन विट्रो रेप्लिकेशन को आप मिक्स कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है? जो पीसीआर कर रहे हैं हम ये एक लेबॉर्ट्री में कर रहे हैं, वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं कर रहे। ठीक है? वहाँ पे क्या चीज़ होती है? एक तो ये कि यहाँ पे डीएनए प्राइमर हमने क्यों यूज़ किया, उसकी वजूहात 1 बाय 1 में आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो डीएनए होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए की निस्बत, क्योंकि पीसीआर में हमने हीट प्रोवाइड करनी होती है और उस हीट की वजह से क्या होता है कि जो आपका आरएनए होता है ये डिस्टेबलाइज हो सकता है बहुत जल्दी, तो वो इतना हीट जो होगा उसको नहीं करेगा। ठीक है? तो जब डीएनए हम प्राइमर यूज करेंगे तो वो हीट को ज्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रख सकता है या ज्यादा स्टेबल होता है, तो जो मतलब चांसेस होते हैं पॉलीमराइजेशन के वो ज्यादा फिर हो जाते हैं जब डीएनए प्राइमर हम यूज करेंगे आरएनए की निस्बत। एक ये हीट सेंसिटिविटी की बात होगी।
दूसरी बात यह है कि जो आपकी रेप्लिकेशन हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, वहां पे आपने एंजाइम यूज किया था। कुछ बच्चों ने प्राइमेज का भी पूछा हुआ, तो ये भी इसके साथ आ जाएगा, या हेलिकेज है तो उसका नाम भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें कि जो प्राइमेज एंजाइम है इसने क्या करना होता है, आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करना होता है, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है, वो फिर उसकी क्या करता है, ऑनगोइंग पॉलीमराइजेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम आरएनए प्राइमर को यूज करें, सबसे पहली बात है वो इतनी हीट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और दूसरी क्या चीज है कि अगर हम आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करें तो यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं कर रहे ह्यूमन का, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वहां पे जब आपने रेप्लिकेशन पढ़ी थी तो आप कह रहे थे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 2 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलीमरेज 1 है या 2 है ये क्या कर रहे हैं कि अगर कोई प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो जैसे ही पॉलीमराइजेशन पॉलीमरेज 3 पूरी करेगा तो जो पॉलीमरेज 1 है और 2 है ये क्या करेंगे, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म के तहत उसको प्रूफ रीड करेंगे कि कोई जो बेस है वो मिसमैच तो नहीं होगी। अगर कोई मिसमैच हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, एक्साइज करते हैं और उसकी जगह जो एक्यूरेट बेस होती है उसको वो वहां पे अटैच कर देते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जो आरएनए प्राइमर में, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे थायमीन की जगह यूरासिल है, तो यहां पे क्या होता है कि अगर उस प्राइमर में आरएनए न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि जैसे ही प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होगा तो जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको डीएनए की बेसिस के साथ वहां से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये वाला फंक्शन जो है ये कौन कर सकता है, जब प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म हो। यहां पे हमने ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज तो यूज नहीं किया, यहां पे हमने यूज किया है टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है इसकी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं होती, और दूसरा क्या होता है, इसका प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म भी नहीं होता। तो इसलिए यहां पे जो आरएनए प्राइमर है वो यूज नहीं होता। और दूसरा कुछ आप क्वेश्चन कर रहे थे कि प्राइमेज यूज नहीं होता, डेफिनेटली प्राइमेज हम यूज करते तो आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता, तो हमें आरएनए प्राइमर की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे यूज ही क्या हो रहे हैं, डीएनए प्राइमर यूज हो रहे हैं। और दूसरा हेलिकेज क्या काम करता था, आपको पता है कि जो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड होते हैं उसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिस के दरमियान उसको इसने खत्म करके उसकी डीनेचुरेशन करनी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम हेलिकेज की जगह क्या करते हैं, हम वो काम जो लेते हैं वो एक आर्टिफिशियल मीडियम से हीट के थ्रू ले रहे होते हैं, एक साइकिल के थ्रू ले रहे होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा कि डीएनए के दोनों स्टैंड जो होते हैं वापस में सेपरेट हो जाएंगे, फिर प्राइमर की एडिशन होगी, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। दूसरी एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हमारा जो मेन टारगेट होता है हम उस पर कभी भी समझौता नहीं करते, लेकिन जो बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं हम वहां से उनको रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चलें, हम कहते हैं आरएनए प्राइमर को यूज करते हैं, फिर हमें हीट का चीज आ जाती, फिर अगर आरएनए प्राइमर यूज किया तो फिर इसकी प्रूफ रीडिंग कौन करेगा। दूसरी चीज अगर हमने प्राइमेज यूज कर लिया, हेलिकेज यूज कर लिया, तो हमारा मेन टारगेट तो डीएनए की कॉपीज को तैयार करना था। जब वो भी साथ तैयार होगी तो हम इसकी सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, फिर हमारे लिए हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमने अपनी रिक्वायरमेंट को कम करना होता है, हम आर्टिफिशियली डिजाइन करते हैं डीएनए प्राइमर और उनकी पॉलीमराइजेशन फिर हो जाती है। दूसरा एक चीज यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि चाहे आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो आप पीसीआर आपने पढ़ा है ये 1983 का या कन्वेंशनल है। अभी देखें तो एक रेवोल्यूशन आ चुका है कि ये सिर्फ अब वो जो थर्मोसाइक्लर आपने पढ़ा है ये वहां पे नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, फिर जो आरटी-पीसीआर है उसने एक रेवोल्यूशन काज कर दी है। कुछ बच्चे वो मेरे रिप्लाई में कह रहे थे कि आरएनए प्राइमर या डीएनए प्राइमर जो आपका आरटी-पीसीआर है, ठीक है, आजकल आप कोरोना डेज में सुन रहे हैं फलां का पीसीआर पॉजिटिव आ गया, फलां का नेगेटिव आया, तो वो हम जो पीसीआर आजकल कर रहे हैं वो भी हम आरटी-पीसीआर के थ्रू कर रहे हैं। एक चीज आपको वैसे ही समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो आरटी का मैकेनिज्म है वो क्या है कि वो मैसेंजर आरएनए को एज अ टेम्पलेट लेते हैं, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए से कंप्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज होता है। जब कंप्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज होता है तो फिर डीएनए प्राइमर आते हैं। तो जब मैसेंजर आरएनए वहां पे एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं तो उसके जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड हमने सिंथेसाइज करने होते हैं डेफिनेटली वो आरएनए बेस्ड होते हैं। तो ये बस इसमें ना पढ़ें कि आरएनए प्राइमर है, डीएनए प्राइमर है। मैक्सिमम आपके जो नॉर्मल कन्वेंशनली यूज हो रहे हैं वो डीएनए प्राइमर हैं, लेकिन जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं आरटी-पीसीआर में वो भी यूज होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और कुछ बच्चे पूछ रहे थे एनजीएस के बारे में बता दें। एनजीएस है जी नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग, और आपने सेंगर सीक्वेंसिंग पढ़ी है जिसमें आपने कहा था कि हमारे पास 4 वेल्स होंगे और उसमें हम अपने जो सैंपल्स होंगे उनको रन करेंगे, फिर हम एक्सरे फिल्म के ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, एक्सरेज उन पे जब फॉल करेंगी तो वो हमें एक सीक्वेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग है वो मॉडिफिकेशन है सेंगर सीक्वेंसिंग की। किस तरह से कि बजाय इसके कि हम 4 वेल्स लें,
ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें एक कैपिलरी ट्यूब होती है, हम उसी में सारा सैंपल रन कर लेते हैं, हमें कोई 4 वेल बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लें कि एक टेस्ट ट्यूब ही है। और दूसरा उसमें हम क्या करते हैं कि वहां पे किसी किस्म की एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी नहीं होती, वहां पे क्या करते हैं, हम फ्लोरेसेंट डाइज यूज करते हैं, और फ्लोरेसेंट डाइज जो होती हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे जिसमें सैंगर सीक्वेंसिंग पढ़ी है, तो उसकी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने ये चीज ऐड भी की थी कि फ्लोरेसेंट डाइज है, और वहां पे बजाय इसके कि एक्सरेज को यूज करें, यहाँ पे लेजर बीम को यूज किया जाता है, और वो जैसे ही लेजर डिटेक्टर होगा वो आपको डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करेगा, और फिर वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंसिंग आपको खुद बता देगा कि कौन से सीक्वेंस पे हमारा कौन सा न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। तो ये होती है नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है पायरो सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए, और फिर कुछ चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए जी। राइट द प्रिंसिपल ऑफ सैंगर सीक्वेंसिंग, सैंगर सीक्वेंसिंग का प्रिंसिपल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल यही है कि हम बात करते हैं चेन टर्मिनेशन मेथड की, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आप यूज करते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि जहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रही है वहाँ पे डिफरेंट 4 जगह पे क्या होता है कि आपने डाइडिऑक्सी एडेनिन को यूज किया, डाइडिऑक्सी थायमीन को यूज किया, डाइडिऑक्सी ग्वानिन को यूज किया, और डाइडिऑक्सी साइटोसिन को यूज किया। तो वो जैसे 4 बेसिस हैं उन्हीं की आपने टर्मिनेशन की, उस सीक्वेंस को आपने रीड करके वहां से आपको ये बता देना होता है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है, डाइडिऑक्सी मेथड चेन टर्मिनेशन हो रही है। फिर कंपैरिजन करें जी सैंगर और मैग्ज़म का, ये नेक्स्ट में हम अभी देखने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वर्किंग इन अ लैब व्हाट वुड यू प्रेफर, एगारोज या पॉलीएक्राइल अमाइड जेल, कि जब भी आप एक काम कर रहे हैं, जेल आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, तो आप किसकी सिलेक्शन करेंगे, एगारोज की करेंगे या पॉलीएक्राइल अमाइड जेल की करेंगे। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर सबसे पहली बात याद रखिएगा, अगर आपके पास जो सीक्वेंस है वो 50 बेस पेयर से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो उसके लिए हम जो सिलेक्शन करते हैं वो एगारोज जेल की करेंगे। लेकिन अगर 50 बेस पेयर से कम का सीक्वेंस है और आपको उसकी रेजोल्यूशन हाई चाहिए, तो उसके लिए हम पॉलीएक्राइल अमाइड जेल यूज करते हैं। सैंगर सीक्वेंसिंग में हमने पॉलीएक्राइल अमाइड जेल यूज करनी होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास शार्टर फ्रेगमेंट भी होते हैं और कुछ थोड़े से लॉन्गर फ्रेगमेंट भी होंगे, ठीक है। तो हमें उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा चाहिए होती है, क्लियर इमेज चाहिए होती है, बैंड विजिबिलिटी हमें ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो ये आपके अपने डिपेंड करता है कि अगर लॉन्गर सीक्वेंसेज है तो आप एगारोज को सिलेक्ट करेंगे, अगर कम सीक्वेंस है और अगर हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो ये पॉलीएक्राइल अमाइड जेल आप यूज करेंगे। और दूसरा, पोर साइज का भी डिफरेंस होता है, एगारोज के जो पोर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल के जो पोर्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन उनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। फिर हम एक बात करेंगे कि आपने देखा था कि जैसे ही हम कोई भी अपना डीएनए है वहां से पिक करेंगे, तो वहां पे ब्लॉटिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पे नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन आपने क्यों लिए। तो उसकी सबसे पहली बात यह है कि ये जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर हैं इनके ऊपर बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो आपको पता है डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो आपने फिजिक्स में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो डीएनए जो होता है वो इस नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर स्टक हो जाएगा, इमोबिलाइज हो जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे, उसकी एक्सरे, ऑटो रेडियोग्राफी या प्रोब यूज कर रहे हैं, तो वो आप डेफिनेटली आपका एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी रीजन फॉर दी बैंड विजिबिलिटी। ये मैंने आपको बताया भी था कि बैंड्स जो हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर विजिबल कैसे होते हैं। तो उसका आपको पता होना चाहिए कि बैंड विजिबिलिटी के लिए हमने वहां पे एथिडियम ब्रोमाइड को यूज किया था, जो कि 2 बेसिस के दरमियान अपने आप को इंटरकैलेट कर लेता है, और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही एक्स रेज उसके ऊपर फॉल करेंगी तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही एब्जॉर्ब किया उसने तो एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ, और उसी ग्लो से आप उस सीक्वेंस को या बेसिस को देख लेंगे कौन सी बेसिस है, यहाँ पे ये एथिडियम ब्रोमाइड अटैच है, और वहां पे जो बैंड होगा वो विजिबल हो जाएगा। अच्छा, फिर प्रिंसिपल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या होगा। तो आपने प्रिंसिपल में बात की थी कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, और किस वजह से होती है, उनके चार्ज की वजह से, उनके साइज की वजह से। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो उसके नतीजे में आप क्या करेंगे कि ये प्रिंसिपल है आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपैरिजन किस चीज का, सैंगर का और मैग्ज़म गिलबर्ट का। ये मैग्ज़म गिलबर्ट को मैंने 2 बार यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है कि
चाहे वो आपके ब्लॉक में आ गया है या जितने भी कन्वेंशनल मेथड हैं या जितने भी मतलब जो एडवांसेस आई हैं सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग की, तो वो सारे इस सेंगर और मैक्सम गिलबर्ट को लेके ही वो आगे चले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये मैक्सम गिलबर्ट का एटलीस्ट होता क्या है, कैसे करते हैं, ये जरूर पता होना चाहिए। सेंगर की सीक्वेंसिंग में देखें तो हमने कहा था यहाँ पे चेन टर्मिनेशन है और मैक्सम गिलबर्ट में आप क्या करोगे, केमिकल ट्रीटमेंट को करोगे। यहाँ पे क्या चीज़ है, सेंगर में हमने यहाँ पे डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने केमिकल ट्रीटमेंट की और जो बेसिस थी उनको केमिकली मॉडिफाई किया और फिर उनको क्लीवेज भी कराया था रीएजेंट से। अच्छा, जो सेंगर सीक्वेंसिंग होती है इसमें जो केमिकल यूज होते हैं वो लेस हजार्डियस हैं। ठीक है, हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो मैक्सम गिलबर्ट है इसमें आपने पाइपरिडीन वगैरह यूज किया तो वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं या उनके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हुए हमारे लिए जो मतलब खतरा होता है वो ज्यादा होता है, तो इसलिए जो सेंगर है वो लेस हजार्डियस है। दूसरा जो सेंगर है ये लेस सेंसिटिव है और लेस स्पेसिफिक है, लेकिन उसकी निस्बत अगर मैक्सम गिलबर्ट देखें तो ये मोर स्पेसिफिक है और मोर सेंसिटिव है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हर एक बेस के लिए अलग अलग केमिकल हमने यूज किया था, तो वो स्पेसिफिकली उसी को केमिकली मॉडिफाई करता है एक एक बेस को, और उसकी जो सेंसिटिविटी होती है टूवर्ड्स द रीएजेंट उसको वो ज्यादा कर देता है। ये तो हो गए उसके डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज क्या हैं? सिमिलैरिटीज ये हैं दोनों की कि दोनों फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, कि जब हमें पता ही नहीं था कि सीक्वेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है कि आप इसकी वजह से क्या करोगे कि हम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर दोनों ये कन्वेंशनल मेथड हैं, ठीक है, सबसे पहले आए। और दूसरी बात इनमें सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग हैं। और फिर क्या है कि नेक्स्ट जो जीनोम सीक्वेंसिंग है या नेक्स्ट जनरेशन जितनी भी सीक्वेंसिंग आई, तो इन दोनों की बेसिस जो थी या वो सेंगर थी या वो मैक्सम गिलबर्ट थी। तो अगर ये ना होते तो आज जो हमारे पास एडवांसमेंट है डीएनए सीक्वेंसिंग में वो ना आ सकती। और दूसरा क्या है कि इनकी वजह से, सेंगर की वजह से और मैक्सम गिलबर्ट की वजह से, हम जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने केस स्टडी करनी है, और केस स्टडी किस तरह से करनी है देखें। लुक एट द सीक्वेंस, 5 to 3 डायरेक्शन में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। आपने सीक्वेंस को अपने पास नोट करना है और फिर उसको क्या करना है, सेंगर सीक्वेंसिंग करनी है, और आपने उसके लिए एक खुद से एज्यूम करनी है वो जेल। उसी तरह से आपने 4 जो वेल्स हैं उसके ऊपर AGTC लिखना है, और जो जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बॉटम से टॉप तक आपने उसको शो कर देना है। और फिर जब आप जेल पे उसे शो करेंगे तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगा उसको फिर आप रिड्यूस करेंगे। ये तो आपको एक एम्पलीफाई करने के लिए दिया गया, तो जब आप उसको फाइनल बताएंगे तो कैसे आप ओरिजिनल रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि हमने रिव्यू भी किया और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे हमने उनको भी देख लिया। आज का जो मेन हमारा टॉपिक है या जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो क्या चीज़ है, टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू देखें, अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो टिश्यू आपको पता है एग्रीगेशन ऑफ मैनी सेल होता है, यानी बहुत से सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। और कल्चर क्या चीज होती है, कल्चर का मतलब होता है कोई भी ग्रोथ, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। तो अगर प्रॉपरली हम उसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, ग्रोथ ऑफ अ टिश्यू ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। एक आर्टिफिशियल मीडिया होगा जिसको हम कहते हैं कल्चर मीडियम, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज भी नोट कराऊंगा, हम अभी इसके इंट्रोडक्शन पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक आर्टिफिशियल मीडियम होगा जिसके ऊपर हमने सारी एसेंशियल चीजें जो कि एक ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं हम प्रोवाइड करेंगे। हम एक टिश्यू को आइसोलेट करेंगे, उसको हम अपने क्या करेंगे, लेबोरेटरी में टेक्निक करेंगे, और उसमें क्या होगा कि हम उसकी बहुत ज्यादा जो कॉपीज होंगी वो तैयार कर सकते हैं, और एक टिश्यू जो होता है उसे हम पूरा ऑर्गेनिज्म भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज स्टार्ट में ही याद रखिएगा कि जो टिश्यू कल्चर है ये भी एक इन विट्रो टेक्निक है, ये भी आप लेबोरेटरी में कर रहे हैं, किसी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि किसी लिविंग बॉडी से हम एक टिश्यू जो होता है हम उसको आइसोलेट करेंगे, उसको एक ग्रोथ मीडियम के ऊपर रखेंगे और उसे पूरा ऑर्गेनिज्म जो होगा वो हम डेवलप कर लें, तो इसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्योंकि हम स्टार्ट पे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर ज्यादा अप्लाई होती हैं, एनिमल्स और जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, सबसे ज्यादा टिश्यू कल्चर अप्लाई होती है प्लांट्स के ऊपर, सबसे कम होती है एनिमल के ऊपर, ठीक है। वो जब हम टेक्निक्स यूज करेंगे प्लांट्स की, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की, ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करेंगे, तो वहां पर आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा।
शुरू में हमारे पास क्या था, हम कहते थे कि एक टिश्यू है और उसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे और उसकी ग्रोथ हम कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन्होंने क्या कहा कि एक जो सिंगल सेल है उसको भी हम जब आर्टिफिशियल मीडियम में रखें तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है हम डिजाइन कर सकते हैं। तो वो एक सिंगल सेल जो है उसको भी हम कल्चर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी दे दी गई टिश्यू कल्चर, तो हम उस सेल कल्चर को भी टिश्यू कल्चर के अंदर ही स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है टोटीपोटेंसी। पोटेंसी कोई भी एक चीज पावर को कहा जाता है, पोटेंशियल को कहा जाता है। तो हम टोटीपोटेंसी कहते हैं कि एक सिंगल सेल के पास एबिलिटी है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले। तो इस एबिलिटी को कि जो एक सिंगल सेल की है और उसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वो डेवलप करने की सलाहियत रखता है, इसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, और ये जो लफ्ज सबसे पहले यूज किया था ये हमें किसने दिया था, ये हैबरलैंड ने दिया था 1902 में। और उसने कहा था कि टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं कि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ह्यूमन के केस में पढ़ा है कि एक आपके पास जाइगोट होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है, लेकिन उस जाइगोट से पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बन जाता है। तो ये क्या है कि एक जाइगोट की एबिलिटी है कि वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पूरा बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं हम टोटीपोटेंसी। तो ये टोटीपोटेंट का लफ्ज सबसे पहले हैम्बरलैंड ने यूज किया था और इन्होंने क्या किया था, एक लीफ मेसोफिल लिया और उससे पूरा जो प्लांट था उसको डेवलप कर लिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले टर्मिनोलॉजी टोटीपोटेंट की आई हैम्बरलैंड ने 1902 में। फिर ये क्या हुआ कि ये थोड़ी सी जो एक टिश्यू की टेक्निक थी उसको मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। किसने मॉडिफाई किया, FC स्टेवर्ड ने। और कब किया इसने, 1958 में। और इसने क्या किया कि एक फ्लोएम सेल्स को लिया और फ्लोएम सेल से पूरा जो कैरेट था उसको डेवलप कर लिया। तो ये जो एक टिश्यू कल्चर था वो एक सेल कल्चर की तरफ उसको मॉडिफाई किया, किसने, हैम्बरलैंड से FC स्टेफर्ड ने। ठीक है, और इसने क्या किया कि जो फ्लोएम के मतलब फ्लोएम आपको पता है एक जो प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। फ्लोएम आपको पता है जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है फ्रॉम एरियल पार्ट्स टुवर्ड्स द लोअर पार्ट्स या अंडरग्राउंड पार्ट्स। और जो जाइलम होता है उसने क्या करना होता है कि जो रूट्स होती हैं वहां से एरियल पार्ट्स की तरफ जो वाटर और उसमें जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करना होता है, उसकी ट्रांसडक्शन करनी होती है। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल है। फ्लोएम का एक सेल लिया, ठीक है, और उसको क्या किया, एक कल्चर मीडियम के ऊपर रखा। और उस कल्चर मीडियम में क्या था, वहां पे क्या चीज थी, वहां पे शुगर भी था, विटामिन्स भी थे, मिनरल्स भी थे, जो कि एक सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने वहां पे ऐड किया कोकोनट मिल्क को भी। और उसके नतीजे में क्या था कि एक पूरा जो कैरेट था वो पूरा वहां पे डेवलप हो गया। बाद में पता चला कि जो कोकोनट मिल्क है एक्चुअली उसमें क्या चीज होती है, साइटोकाइनिन होती है। नेक्स्ट मैं अभी आपको बताने लगा हूं दो ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का बड़ा रोल होता है। तो ये चीज आपको वहां पे भी क्लियर होगी। अब इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पे देखें एक प्लांट है, हमने उसका एक जो एम्ब्रियोइड है यानी वो एम्ब्रियो जो बनेगा, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियोइड या स्टेम सेल जैसे आप कहते हैं। ठीक है, उस सेल को हमने लिया और हम उसे क्या कहते हैं कि हमने उसे एक मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसकी ग्रोथ होगी इस मीडियम के ऊपर तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल नजर आ रहा है या कलेक्शन ऑफ मैनी सेल नजर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं कैलिस। ठीक है, अब ये कैलिस है, ये अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल है। ये मैं डिफरेंशिएशन और अनडिफरेंशिएशन का आपको बताता हूं अभी। तो ये कैलिस जो होगा सबसे पहले ये डेवलप होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जो प्लांट होता है उसकी रूट डेवलप होगी, फिर शूट डेवलप होगी और उसके नतीजे में कंप्लीट जो प्लांट है वो बन जाएगा। पे टिश्यू कल्चर हम पढ़ रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। अगर ये टर्मिनोलॉजीज आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए टिश्यू कल्चर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है जी कैलिस। कैलिस क्या चीज होती है कि जैसे ही एक सेल आपने आइसोलेट किया, उसको मीडियम के ऊपर रखा और बहुत से यानी कलेक्शन ऑफ सेल बन गई और वो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल होते हैं, यानी उनकी स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क नहीं होती, तो इसे कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जैसे ही मतलब एक एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है तो उसमें एक सबसे पहली स्टेज आपने पढ़ी होगी मरूला की कि वहां पे कलेक्शन ऑफ सेल्स बन जाते हैं, लेकिन जब गैस्ट्रूला बनता है तो वहां पे यानी डिफरेंट जर्म लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं और वहां पे स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो जाता है। तो जब कैलिस बनता है तो ये अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ
सेल है। ठीक है, दूसरा लफ्ज यहाँ पे क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड यूज किया तो यहाँ पे हमने लफ्ज दूसरा यूज करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो कैलस था उसमें सिर्फ डिवीजन ऑफ द सेल थी, उसमें क्या था कि सिर्फ एक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन है इसमें क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क है कि हर एक सेल है उसने क्या क्या काम करना है, या एक हम लफ्ज यूज करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, कि हर चीज की एक अपनी स्पेशलिटी होगी, जब उस सेल को अपने काम पे लगा दिया जाएगा तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। दो हार्मोन्स हैं जो कि हम न्यूट्रिएंट मीडियम में जरूर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक है ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकिनिन। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑक्सिन होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शूट, और शूट कहते हैं हम एरियल पार्ट्स को। ठीक है, और जो साइटोकिनिन होती है ये क्या करती है, ये रूट की डेवलपमेंट करती है। तो जब रूट डेवलप होगी, शूट डेवलप होगी तो डेफिनेटली कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगी प्लांट की और एक कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाएगा। दूसरा हमने कहा जी मीडियम क्या चीज़ होती है, मीडियम एक ग्रोथ मीडियम होता है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ये बिल्कुल हाइजेनिक कंडीशन होती हैं, और जो हमारा ग्रोथ मीडियम होता है वो किसी भी कंटेमिनेशन से फ्री होता है। तो इसलिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं हाइजेनिक कंडीशन, और वो सारी एसेंशियल चीज़ें जो कि किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, आज हमने जो टिश्यू कल्चर है उसका इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट में हम फिर प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल कल्चर और उनकी जो टेक्निक्स हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की वो हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप उसे ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ चीज़ मिस होगी तो आप उसको वापस भी बता सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।